नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर आप सभी के एग्ज़ाम होने हैं और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हम आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाते आए हैं। ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास नंबर 15 है। इससे पहले 14 क्लासेज हो चुकी है। आप यदि इसी वीडियो से हमारे साथ जुड़े हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में और सिक्वेंस वाइज सारी 14 क्लासेज को ज़रूर देखें, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे। अच्छे नंबरों से पास होना है और इन सभी बताई गई 15 क्लासेज में जितने भी क्वेश्चन है आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस देख करके जाने हैं। और ये 15वीं क्लास आज की है, तो वो 14 क्लासेज भी आप समय निकाल कर ज़रूर देखें। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आइए आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं और पहला सवाल आपके सामने है। आपको एक बात और बता दूँ, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट किए गए हैं। यानी जब वर्ष 2021-22 में आईटीआई वालों के एग्ज़ाम हुए थे तो उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये वो क्वेश्चन है। आपके पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। बस आप सीक्वेंस वाइज एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को आराम से देखते हुए जाइएगा। सवाल देखो, पहला क्या कह रहा है कि कौन सा ऑसिलेटर, हिंदी में दोलित्र या दोलक बोलते हैं, उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है, यानी हाई एक्यूरेट और स्टेबल फ्रीक्वेंसी देता है। नियत फ्रीक्वेंसी के लिए हार्टले ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको ए ऑप्शन करके आना है पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख़ास तौर से ये तो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत आता है। तो अभी आपका यहाँ ए उत्तर सही रहेगा। क्वेश्चन बहुत शानदार है, पिछली बार पेपरों में आ चुका है, तो आपके भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना इसमें रहेगी। ठीक, अगला सवाल देखो। अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन में यानी संचरण लाइन में, प्रसारण लाइन में फेज से ग्राउंड के बीच में दोष उत्पन्न होता है तो इसके पीछे कारण क्या है। फेज से ग्राउंड, सिंपल सी बात है, फेज और ग्राउंड के बीच में इंसुलेशन होता है। दोनों के बीच में कनेक्शन होने का साफ साफ मतलब है इंसुलेशन का फेलियर होना। ठीक है, जो इंसुलेशन है अगर वो डैमेज हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो फेज और ग्राउंड के बीच में जो है वो फॉल्ट उत्पन्न होगा। बी उत्तर करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है, लास्ट ईयर आया था। बहुत ही देखो, सीबीटी एग्ज़ाम है, एक दिन में 3 शिफ्ट होती है आपकी, लगभग 10 से 15 दिन आपके पेपर चलते हैं। तो क्वेश्चन तो घूम फिर कर आने की संभावना रहती है, रिपीट होने की संभावना रहती है। और हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो वर्ष 2021 वर्ष 2022 में आए थे। सो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में आपके साथी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो आपको पहुंचाना पड़ेगा। अगला सवाल, लाइन की समाप्ति हो रही है, इंग्लिश में इसे डेड एंड बोलते हैं। वैसे तो इन्होंने तो नहीं लिखा, इन्होंने कॉर्नर लिखा है। ठीक है, किस तरह का जो पोल है उस पर किस प्रकार के इंसुलेटर का आप इस्तेमाल करेंगे। देखो, इंसुलेटर के 2 ऑप्शन आपको करने हैं। अगर इन्होंने मेंशन नहीं किया तो प्रॉब्लम है। वैसे तो अगर एचटी लाइन है तब तो आपको उत्तर करना होता डिस्क इंसुलेटर। ठीक है, और अगर एलटी लाइन है देन हमें करना है सेकल इंसुलेटर। और जब ना बताए ना इस तरह के सवाल में, तो अभी देखो वैसे डिस्क इंसुलेटर का कहीं ऑप्शन भी नहीं है, तो हम सेकल के साथ ही चले जाएंगे। ठीक है, सस्पेंशन इंसुलेटर और डिस्क इंसुलेटर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है ना, इनके नाम में फ़र्क होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। इनकी डिटेल कभी आपको बाद में बताएंगे। अभी आप इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करके आना। ध्यान रखें, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं। एनसीवीटी जब आपके एग्ज़ाम लेती है तो लगभग वो के वो ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लो और उनके ऑप्शन को भी ध्यान में रख लो कि ऐसा क्वेश्चन और इसका ऐसा जब ऑप्शन आया था तो हमने ये उत्तर इसका करना है। अगला सवाल देखो, ऑफ लोड पोजीशन में किस स्विच को ऑपरेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्ज़ाम में तो ये इतनी बार आ चुका है कि यूँ समझ लो कि फ्री के ही नंबर होते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में। आइसोलेटर स्विच होता है, हिंदी में इसे पृथककारी स्विच आप बोल सकते हो। कई सारे ऑप्शन आते हैं। ऑफ लोड इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको तब ऑपरेट करना है जब लाइन पर नो लोड हो, यानी कोई भार नहीं हो तब। दूसरी भाषा आता है कि जब लाइन ऊर्जित नहीं हो, यानी लाइन डिस्चार्ज हो तब करना है। लाइन अनएनर्जाइज्ड हो तब इसका इस्तेमाल करना है। इसलिए इसमें कभी धारा रेटिंग मायने नहीं रखती है, क्योंकि नो लोड पे ऑपरेट करना है, करंट कितनी है कोई मतलब नहीं है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है एक बार, वो कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए है। अभी आईटीआई वालों के लिए हम बता रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा और आपको इसका
बी उत्तर करके आना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएं। आपको एक बात और बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ये निमी असाइनमेंट के हैं और निमी असाइनमेंट में से ही लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाल, नीला और काला यानी रेड, ब्लू और ब्लैक कलर की ये कोडिंग है। ये किस में होती है? तो ये डीसी का जो 3 वायर सप्लाई सिस्टम होता है ना, उसमें होती है ये कलर कोडिंग। डीसी 3 वायर सिस्टम की कलर कोडिंग होती है। सिंगल फेज एसी में जनरली हम रेड और ब्लैक काम में लेते हैं और 3 फेज एसी सिस्टम जो होता है उसमें हम RYB रेड येलो ब्लू लेते हैं और अगर उपकरण है तो उसमें हम UVW से लिखते हैं, उसमें भी रेड येलो ब्लू कलर रहता है। ए उत्तर करके आना, क्वेश्चन पेपरों में आया हुआ है और इस बार भी आपके पेपरों में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला सवाल, पैनल बोर्ड में 2 अलग अलग अर्थिंग क्यों प्रदान करते हैं? कहते हैं कि लो और मीडियम वोल्टेज के जितने भी पैनल बोर्ड और जितने भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं, जिनके धात्विक भाग होते हैं, उनको डबल अर्थिंग देनी चाहिए। डबल अर्थिंग में एक बैकअप अर्थिंग कहलाती है, यानी वो एक तरह से बैकअप के तौर पर काम में ली जाती है। इसलिए लगाई जाती है कि बाय चांस एक अर्थ अगर काम ना करे तो दूसरा अर्थ जो है वो काम करे, यानी टू इंश्योर करने के लिए, ये पक्का कन्फर्म तय करने के लिए कि यदि एक अर्थ फेल हो जाए तो दूसरा अर्थ काम कर सके। आप इसका डी उत्तर करके आना, ठीक है। डी ऑप्शन आपका यहाँ सही रहेगा। सवाल नंबर अगला देखो क्या कह रहा है कि उद्योग जो होते हैं यानी इंडस्ट्री जो है उसमें किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रोवाइडेड होती है या यूज की जाती है? मल्टी मोटर ड्राइव का मतलब होता है जहां हमें एक से ज़्यादा तरीके से मोटर को ऑपरेट करवाना हो, जैसे अप डाउन भी कराना है, फॉरवर्ड रिवर्स भी लेना है, तो इसको रोलिंग मिल बोलेंगे या रोलिंग मशीन बोल देंगे, बात एक ही है। ए उत्तर सही रहेगा, रोलिंग मशीन यानी जो घूमने वाली मशीन होती है, क्योंकि इसमें हमें मोटर को अप डाउन, फॉरवर्ड रिवर्स और लेफ़्ट राइट, है ना, इस तरह से 6 ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, लॉन्ग ट्रेवल और वो सारे। तो ए उत्तर करके आना। इस क्वेश्चन का भी क्वेश्चन आप पढ़ लो और उसके ऑप्शन ध्यान में रख लो। बस आपके तो क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि ऑप्शन ही चेंज नहीं होते हैं। अगला सवाल, एडी करंट ड्राइव के लिए कौन सी कंट्रोलिंग प्रणाली काम में लेते हैं? एडी करंट वैसे तो एक कोर में उत्पन्न होता है और इसे हानियों के प्रकार में माना गया है, लेकिन इसका हम उपयोग भी लेते हैं, जैसे मापी यंत्रों में आता है। तो एडी करंट एक डैम्पिंग प्रणाली का भी प्रकार होता है जहां हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एडी करंट में स्लिप कंट्रोलर होता है, ठीक है। क्या उत्तर करके आओगे? स्लिप कंट्रोलर। एडी करंट ड्राइव कंट्रोल जो होता है उसमें हम कैसे कंट्रोल करवाते हैं? मोटर की स्पीड को स्लिप से कंट्रोल करवाते हैं, यानी स्लिप बढ़ाएंगे, स्लिप घटाएंगे, स्लिप बढ़ाएंगे, स्लिप घटाएंगे, ठीक है, स्लिप कंट्रोलर बोलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का फ़ायदा क्या है? ऑफलाइन वाले वो होते थे जिनमें एक स्विच लगता था, चेंज ओवर स्विच, और उसको मैनुअली चेंज करना पड़ता था, यानी सप्लाई चली गई तो ऑफ़ करके यूपीएस को सर्विस में लो, जैसे ही सप्लाई आ गई तो यूपीएस को सर्विस से आउट करो और फिर मेन सप्लाई को टेकन इन सर्विस करना होता था। यहाँ पर क्या होता है? ऑटो चेंज ओवर होता है, यानी हमें यहाँ पर चेंज ओवर का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, चेंज ओवर समस्याओं से ये मुक्त है। डी उत्तर करवाना, फ्री फ्रॉम चेंज ओवर और ट्रांजिशन प्रॉब्लम, यानी एक तो जब हम मैनुअल चेंज ओवर करते थे तो स्पार्किंग्स वगैरह, कॉन्टैक्ट मेक और ब्रेक का, ठीक है, समय की भी बचत होती है। यूपीपीसीएल TG2 कंपटीशन एग्ज़ाम में आया था कि ऑनलाइन यूपीएस का कन्वर्जन टाइम कितना है? 0 मिलीसेकंड, कोई कन्वर्जन नहीं है, लाइट गई, कंटिन्यूटी है, सर्किट लगातार चलते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप डी करके आना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा भी जा सकता है। निरंतर आउटपुट वोल्टेज उत्पादन करने के लिए एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र में कौन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल करते हैं? ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र आउटपुट में कंटिन्यू वोल्टेज प्रोवाइड करवाता रहे, इसके लिए हम एक फीडबैक सर्किट का इस्तेमाल करते हैं।
फीडबैक दो तरह के होते हैं, ओपन क्लोज नेटवर्क और क्लोज नेटवर्क। ठीक है, ओपन नेटवर्क और क्लोज नेटवर्क होता है। तो फीडबैक में क्या होता है कि वापस उसी के आउटपुट का कुछ हिस्सा उसमें इनपुट में दे दिया जाता है ताकि वो इक्विपमेंट जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो लगातार काम करता रहे, और जब जब वो सर्किट काम करेगा तब तब हमें उससे आउटपुट मिलता रहेगा। आउटपुट मिलेगा तो वही हमने फीडबैक में दे दिया, यानी जब तक आउटपुट तब तक फीडबैक, और जब तक फीडबैक है तब तक इक्विपमेंट काम करता रहेगा, इसलिए लगातार हमें उससे आउटपुट मिलती है। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, यहाँ फीडबैक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखो, वैसे तो ये सेल बैटरी वाले चैप्टर का है, लेकिन आपके इसमें दिया हुआ है सेमेस्टर वाइज जब टॉपिक है उसमें तो फिर आ सकता है, क्योंकि ये यूपीएस वाले चैप्टर में है ना, यूपीएस वाले में बैटरी है तो बैटरी का क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया। वैसे तो आपके फर्स्ट ईयर का है ये। क्या कह रहे हैं वो, 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर कैपेसिटी के 4 सेल है, और जोड़ा कैसे गया है उनको, पैरेलल में यानी समांतर में जोड़ा है। तो वो पूछ रहा है कि इस संयोजन की आउटपुट कैसी होगी, यानी ऐसे 4 सेल जुड़े हुए हैं। अब देखो, आपको दो कॉमन बातें तो ध्यान में है ही, समांतर में कभी भी आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ती है, पैरेलल में टोटल आउटपुट वोल्टेज उतनी ही होती है जितनी कि एक सेल की है। एक सेल हमारा 1.5 वोल्ट का है तो आउटपुट वोल्टेज भी कितनी होगी, 1.5 वोल्ट। आप यहाँ ऑप्शन देखो, 1.5 वोल्ट एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बाकी आपको एम्पियर आवर देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरा ऑप्शन देखो, धारा क्षमता होती है ना वो बढ़ जाती है, AH क्षमता इंटू सेल हो जाता है। 8 एम्पियर आवर कैपेसिटी का एक है, टोटल कितने थे 4, तो 32 एम्पियर आवर हो गया, तो ये भी ऑप्शन हमें यही मिल गया। यानी अभी के हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर डी सही है, लेकिन एक सिचुएशन और भी बनती है यहाँ। कौन सी, कि अगर ये श्रेणी क्रम हो जाता, अगर ये श्रेणी क्रम होता यानी ये सारा सीरीज़ में कनेक्टेड होता, तो वोल्टेज बढ़ करके 6 वोल्ट हो जाती और धारा क्षमता सेम वही रहती, यानी 6 वोल्ट और 8 एम्पियर आवर कैपेसिटी आपको मिलेगी जब ये आपके सीरीज में जुड़े हुए होंगे तब। ठीक है, डी उत्तर कर देना, बहुत सही क्वेश्चन है, आ सकता है पेपरों में। ठीक है, वैसे तो फर्स्ट ईयर का है, लेकिन यूपीएस और बैटरी वाला चैप्टर है तो वहाँ से क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है, मोर एफिशिएंट है, दक्षता ज़्यादा किसकी है। एक तो कंपेरेटिवली ये ध्यान कर लो कि जो हमारे परंपरागत है ना, उनकी अपेक्षा गैर परंपरागत जितने भी है उनकी दक्षता ज़्यादा है, मोर एफिशिएंट है। यानी हाइडल आ जाए, विंड आ जाए, सोलर आ जाए, इन सब में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइडल पावर हमारा दिया हुआ है, हाइड्रो पावर हमें दिया हुआ है, यानी जल विद्युत उत्पादन जो सर्वाधिक दक्षता होता है। मोर रिलायबल पूछे यानी विश्वसनीय, तब भी यही कर देना। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आएगा जिसकी दक्षता ज़्यादा है। बाकी सब में ऑक्सिलरी कंजप्शन बहुत होता है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट बहुत आती है। थर्मल का तो हमें पूरी तरह से पता ही है कितना कॉस्ट आ रहा है, क्या क्या जुगाड़ लगे हुए पता है हमें, बहुत ज़्यादा ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है। अगला सवाल, परमाणु रिएक्टर जो होता है उसमें कंट्रोल रोड किस सामग्री की बनी होती है। दो उत्तर कर देना, एक तो आता है बोरोन, और बोरोन जब ऑप्शन में नहीं हो तो दूसरा ढूंढना है कैडमियम। खैर आपके तो पेपर में सीधा ऑप्शन आएगा तो कैडमियम ऑप्शन देंगे। जब कंपटीशन एग्ज़ाम की तरफ आप जाएंगे तो कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन चेंज कर देते हैं कई बार, तो वहाँ पर आपका बोरोन आ जाएगा। कंट्रोल रोड के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिएक्टर होता है उसमें दो तरह के होते हैं ना, PWR और BWR, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे, अभी तो ज़रूरत नहीं है, केवल पेपर का ध्यान रखो। ठीक है, 10 जुलाई से पेपर है। आपका पेपर कैसा हो, जिस दिन पेपर हो जाए उस दिन हमें व्हाट्सएप पर आप अपना फीडबैक देवें। व्हाट्सएप नंबर आपको यूट्यूब के उस पर मिल जाएंगे, बैनर पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। जिस दिन पेपर हो व्हाट्सएप पे ज़रूर भेजें कि आज ये पेपर हुआ हमारा और ये क्वेश्चन आए थे। अगला सवाल, गैर परंपरागत बिजली उत्पादन जो होते हैं उनका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। देखो
नॉन कन्वेंशनल बोल सकते हो आप इसे, जो नवीनतम जितने भी है, इनका सबसे बड़ा फ़ायदा है पोल्यूशन फ्री है ये। इकोनॉमिकल तो देखा जाए या नहीं, इको फ्रेंडली बोलते हैं इनको। जैसे सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, तो इनसे कोई किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। अब थर्मल देखो आप, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, राख निकलती है, धुआं निकलता है, इतना प्रदूषण है पूछो मत। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आ जाओ, सबसे खतरनाक है। डीजल गैस वाले पर आ जाओ, सबसे खतरनाक वो भी है। तो डी उत्तर करना है, रिड्यूस पोल्यूशन। वैसे तो देखो एफिशिएंट भी ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो हम करके आए थे, बाकी उसे तुलना करें पर ठीक है, जब ऑप्शन देते हैं तो डी ऑप्शन आपके साथ सही रहेगा कि इनमें प्रदूषण की मात्रा जो होती है कंपैरेटिवली वो कम होती है। ठीक है, अगला सवाल, स्टीम पावर प्लांट है यानी थर्मल वाला पावर प्लांट, उसमें एपीएच का काम क्या है? एपीएच का पूरा नाम होता है एयर प्री हीटर। अब नाम से ही पता लग रहा है, देखो एयर को प्री हीट करना यानी पहले हीट करना। एयर कहाँ जाती है? एयर जाती है बॉयलर में। इधर से पिसा हुआ कोयला आ रहा है, चूर्णित कोयला बोलते हैं, पाउडर किया हुआ, वो आकर बॉयलर में ऐसे गिर रहा है। इधर से हवा लग रही है, आग पहले से वहाँ लगी हुई थी, भाई आग जलाने के लिए हवा तो चाहिए ना। अब वो हवा ठंडी और मॉइस्चराइज्ड नहीं होनी चाहिए, वो गर्म हवा होनी चाहिए। ठीक है, तो डी उत्तर आता है। जो फ्लू गैस होती है उनसे वो हीट को ले लेता है और जो इनपुट एयर होती है उसको गर्म करेगा। ठीक है, डी ऑप्शन करके आना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और पेपरों में आपसे ज़रूर पूछा भी जा सकता है। अगला सवाल देखो, डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? दरअसल ये इसमें गलत लिखा हुआ है, पर जब ऐसे ही ऑप्शन पेपर में आ जाए तो ए करके आना। मिनिमम एक्चुअल लोड और इंस्टॉल लोड इन्होंने लिख दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ये होता है अधिकतम उस पर भार कितना है और प्लांट कैपेसिटी वगैरह कितनी है, उससे भी निकाला जाता है। खैर अभी इन्होंने ए ऑप्शन दिया है। एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आप निमी असाइनमेंट में से पढ़ रहे हैं और किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि ये ऑप्शन इसका गलत है, तो भी आपको अपने एनसीवीटी एग्ज़ाम पेपर में वही करके आना है, क्योंकि ये निम्मी वाले सारे क्वेश्चंस को ही सही मानते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल, ACSR चालक जो होता है उसमें स्टील का तार क्यों है? पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी एल्यूमिनियम वाले तो चालक का काम करते हैं और स्टील वाला रेनफोर्स, यानी हमें उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, यानी वो हमें वहाँ पर ताकत, एक तरह से खिंचाव शक्ति प्रदान करता है। और अगला, किस प्रकार का AC प्रसारण यूनिवर्सली रूप से अडॉप्ट किया गया है? तो भारत में प्रसारण 3 फेज 3 वायर पर होता है, ये ध्यान रखना। प्रसारण प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, इवन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी 3 फेज 3 वायर पर ही है। 3 फेज 4 वायर पर ओनली क्या होता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बस प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही है। रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर आप पहुँचाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद।